नमस्कार दर्शकों, मोक नायक विशेष में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं, ऐसा एक विश्लेषण करने जा रहे हैं कि जो पूरे भारत में, मैं कह सकता हूं कि पूरे भारत में एक आवाज उठी है कि भाई हमारा जो संविधान है, संविधान की जो संविधान जो लागू होना चाहिए देश के अंदर, जैसे अभी आर्टिकल 15 की बात हुई कि हमारा जो आर्टिकल 15 है वो क्या कहता है, और जो संविधान की जो मेन मैं एसेंस कह सकता हूं, वो देश के अंदर लागू क्यों नहीं होता है, क्यों देश के अंदर ऐसी घटनाएं घटती हैं इस तरह की कि कहीं गरीबों को, कहीं पिछड़ों को, कहीं कोई जातिवाद हो रहा है, कहीं कोई धर्म के ऊपर लोग लड़ रहे हैं, कहीं लोगों तक कोई चीजें गवर्नमेंट की पहुंचती नहीं है, बहुत सारे दावे करती है गवर्नमेंट, वो चीजें पहुंचती नहीं है। बहुत सारी चीजें, जो बहुत सारा मूवमेंट है इस देश के अंदर अभी जो है हाल ही में हुआ है। इसी सिलसिले में आज हम हमारे मुख्य नायक विशेष पर हमारे गेस्ट हैं विजेंद्र मेहरा, सीटू राज्य अध्यक्ष और राज्य सचिवालय सदस्य सीपीएम हिमाचल प्रदेश, और दलित शोषित मुक्ति मोर्चा आशीष कुमार हमारे साथ नाहन से जुड़े हैं, और विजेंद्र सर हमारे साथ शिमला से जुड़े हैं, शिमला शहर से। तो मैं दोनों का स्वागत करता हूं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर हमारे साथ मूक नायक के कांगड़ा प्रभारी सीताराम भाटिया जी भी जुड़े हैं और हमारे पत्रकार हैं, और हम इनका भी स्वागत करते हैं। सर विजेंद्र मेहरा जी, मेरा आपसे सीधा ये सवाल है कि आप सीटू से जुड़े हैं, आप एक जो सीपीएम पार्टी है, एक लेबर पार्टी है, मतलब लेबर, मैं नहीं कह सकता हूँ कि लेबर पार्टी है, पर लेबर के लिए काम करती है, ऐसे मजदूरों के लिए काम करती है, पिछड़ों के लिए काम करती है, उन लोगों के लिए काम करती है जिनके लिए राजनीति होनी चाहिए, जिन लोगों को ऊपर उठाना है, जिनका स्तर समाज में ऊपर लाना है। और हमारा देश विकसित भी तभी होगा जब हम निचले स्तर के लोग को ऊपर लाएंगे। तो मैं सीधा सवाल सर मेरा आपसे ये है कि ये जो चीजें सर बहुत जल्दी बदलती क्यों नहीं है सर? बहुत सारी आप मेहनत करते हैं, लोग मेहनत करते हैं, गवर्नमेंट मेहनत करती है, तो बहुत बड़ा परिवर्तन सोसाइटी के अंदर दिखाई क्यों नहीं देता है? मेहरा जी, आपसे मेरा ये सवाल है। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। और आपने बड़ा वाजिब प्रश्न किया कि ये चीज़ें बदलती क्यों नहीं है। तो इस विषय को थोड़ा समग्रता से समझना पड़ेगा। समग्रता से मैं इसलिए कह रहा हूँ, होलिस्टिक अप्रोच में, क्योंकि जातिवाद की जड़ें भी हमारे समाज के अंदर एक व्यवस्था के अंदर है। और वो व्यवस्था क्या है? सामंतवादी व्यवस्था। बेशक हमारे हिंदुस्तान के अंदर राजे रजवाड़े नहीं रहे देश की आज़ादी के बाद, लेकिन उसके जो मूल्य हैं, वो जो उनके भूमि के जो रिश्ते हैं, जो उनकी प्रथाएं हैं, वो आज भी ज्यों की त्यों जिंदा है। पूरे दुनिया का जो इतिहास है उसको पढ़ा, दुनिया के अलग अलग देशों के अच्छी चीज़ों को उन्होंने संविधान के अंदर लाया। और इस विषय पर, जो जाति व्यवस्था के विषय पर भी, क्योंकि वो सारी चीज़ें उन्होंने स्वयं भुगती थी जब छोटे थे, और उसके बाद जब शिक्षा भी उन्होंने ग्रहण की, और उसके बाद जब वो एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में और राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में भी जब वो समाज के अंदर काम करने आए, उन्होंने इस सारी चीज़ों को भुगता। हालांकि इस सारे संविधान के बनने से पहले की प्रक्रिया में अगर आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पढ़ेंगे तो दो तरह के काम उनके नजर आएंगे। पहला काम तो ये है सामाजिक परिप्रेक्ष्य के रूप में, जो उन्होंने निश्चित तौर से जब 1927 में महार सत्याग्रह में जो उन्होंने सार्वजनिक कुएं से पानी भरने की भी वकालत की, और उसके साथ साथ जो मनुस्मृति जैसा जो ग्रंथ था जो जातिवाद को बढ़ावा देता था, ढोल शूद्र गवारी ये सब, पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, मतलब ये सारे नफरत के लिए या शोषण के लिए, उत्पीड़न के लिए बने हैं, इसको जब चुनौती दी थी। और खास बात मैं ये जिक्र करना चाहता हूँ आपके शो पे, जब ये काम कर रहे थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो उनके साथ जो ये काम करने वाले कौन लोग थे? तीन महत्वपूर्ण नेता जो थे, चाहे सहस्त्रबुद्धे थे, चाहे चित्रे थे, चाहे टिप्पणीस थे, ये सारे ब्राह्मण थे। क्योंकि आज हिमाचल के अंदर ये भी बहस चल पड़ी है कि ब्राह्मणवाद के खिलाफ जब बात हो रही है तो लोग कह रहे हैं तो ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं। ब्राह्मण होना कुछ और चीज है, ब्राह्मणवाद कुछ और चीज है। ब्राह्मणवादी व्यक्ति तो कोई दलित भी हो सकता है, पिछड़ा भी हो सकता है, राजपूत भी हो सकता है, ब्राह्मण भी हो सकता है स्वयं। और ब्राह्मण होने में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ज्यादा क्या है ब्राह्मणवादी होने में, व्यवस्था के मूल्यों को साथ लेके। तो एक काम तो वो ये कर रहे थे। दूसरा काम ये भी कर रहे थे कि मजदूरों को संगठित कर रहे थे वो। जैसे आपको बात मालूम है, उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का भी गठन किया था, मजदूरों की पार्टी का इन्होंने गठन किया था, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का भी गठन किया। तो ये सारे विषय
के चलते बाद में जब संविधान बना, और संविधान का जो आपने आर्टिकल 15 का भी जिक्र किया था, आर्टिकल 15 से पहले तो 14 भी है। 14 तो समानता का अधिकार देता है, अनुच्छेद 15 जो है भेदभाव रोकता है, और 16 जो है वो प्रोफेशन में जो है इक्वल पार्टिसिपेशन की बात करता है। अनुच्छेद 17 तो छुआछूत का निवारण की ही बात कर देता है। 19 आर्टिकल तो बिल्कुल सबको अपनी फ्री बात रखने का अधिकार दे देता है, और 21 तो जीने का अधिकार दे देता है। तो ये सारी बातें तो हुई हैं संविधान के अंदर भी, लेकिन आपको मालूम होगा कि ये संविधान को लागू करने का जब जब हिंदुस्तान के अंदर कोशिश हुई है, कुछ ऐसी शक्तियां भी हैं इस देश के अंदर जो प्रतिक्रियावादी है, रिएक्शनरी फोर्सेज जिनको कहा जाता है, जो सोच को पीछे ले जाना चाहती हैं, जो जाति व्यवस्था को जिंदा रखना चाहती हैं, जो मनुवाद को जिंदा रखना चाहती हैं। और यही शक्तियां जो हैं समय समय पर जो है संविधान को भी चुनौती देती हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को गालियां भी देती हैं, उनके विचारों को निगेट भी करती हैं, और इस तरीके से वो समाज को पीछे भी धकेलना चाहती हैं। तो ये सारे जब आज के दौर में जिस तरीके से पूरे देश के अंदर वातावरण है, और सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं और उनके पीछे जो पूरे जो उनका संगठन है और उनके जो लोग हैं, वो किसी भी रूप में नहीं चाहते कि जाति प्रथा खत्म हो, क्योंकि जाति प्रथा खत्म हो गई तो उनका मनुवाद कैसे जिंदा रहेगा। मनुवाद का तो मूल अवधारणा ही जाति प्रथा है। तो जाति प्रथा को जिंदा रखना उनकी मजबूरी है, क्योंकि तभी वो उस समाज को कायम रख सकते हैं। लेकिन हमारे और आप जैसे लोगों का काम तो यही है कि इस जाति प्रथा को चुनौती देने के लिए हम जो एक सामाजिक आंदोलन में भी काम करें, क्योंकि जाति प्रश्न अपने आप में कोई एक आइसोलेटेड प्रश्न नहीं है अलग से, ये समाज से जुड़ा हुआ प्रश्न है, ये सामाजिक प्रश्न है। और इस जाति प्रश्न के साथ साथ हमें भूमि के प्रश्न की भी बात करनी पड़ेगी, सामाजिक अधिकारों की भी बात करनी पड़ेगी, और दलित पिछड़े वंचित जो है उनके रोजगार की भी बात करनी पड़ेगी, और उनको सत्ता में भागीदारी की भी बात करनी पड़ेगी, उनको विभिन्न जगहों पर ऊपर लाने की भी बात करनी पड़ेगी, तभी हम इसका समाधान तलाश पाएंगे। बहुत बढ़िया सर, बहुत सारी बातें आपने इसमें कही है कि जो अभी देश के अंदर जो चीजें बदल रही हैं या बदलनी है, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कि मानसिकता है, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कि बहुत सारे शब्द आ गए हैं देश के अंदर जो बच्चे नहीं जानते थे। कोई ब्राह्मणवाद है, कोई मनुवाद है, कोई ऐसी ऐसी चीजें देश के अंदर हुई है कि हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल मौलिक अधिकार है, वो भी इस देश के अंदर लागू नहीं होते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। मैं सर आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूं यहाँ पर। अभी जो केस हुआ, अभी देखो, अब मैं शुरू करता हूँ, रोडू में एक केस हुआ, फिर अब कुल्लू में 2 केस हुए ऐसे जो कि ये सारी जो हमारी कास्टिज्म जैसा सिस्टम को इफेक्ट करते हैं, और ये इसकी पोल खोल के रखता है कि इस देश के अंदर नहीं, हर जगह ये कास्ट सिस्टम है। और मैं एक पर्टिकुलर सवाल ये पूछता हूँ सर आपसे कि जो ये जब केस कोर्ट में जाता है और जो जनता है वो रोड पर आती है कि भाई हम इस चीज को इफेक्ट करें, अपने पक्ष में नारे लगाते हैं, अपनी जाति के पक्ष में नारे लगाते हैं लोग, अपने पक्ष में वो वहां पर रोड पर आ रहे हैं आज। और इससे बहुत बड़ा मैसेज जो है बहुत समाज के अंदर अच्छा नहीं जा रहा है। मैं इसीलिए सवाल आपसे पूछना हूं कि ये चीजें सही है सर? बिल्कुल गलत है। अब तो प्रश्न ये भी आ रहा है कि अगर SC ST आयोग हैं या OBC आयोग हैं या महिला आयोग हैं, तो स्वर्णों के आयोग क्यों नहीं बनने चाहिए? यही तो मूल प्रश्न है। आयोग किसके बनते हैं? आयोग हमेशा पीड़ितों के बनते हैं। महिलाएं हमारे समाज के अंदर हाशिए पे रही हैं, इसलिए आयोग है। OBC समाज पीछे रहा, इसलिए आयोग है। SC ST समाज सबसे ही पीछे रहा, इसलिए आयोग है। स्वर्ण आयोग का धारणा क्या है अपने आप में? और इस तरीके के ही लोग, यही लोग कर रहे हैं प्रदर्शन, वो सड़कों पर आकर जो गलत हुआ है उसका बचाव कर रहे हैं, गलत को वो नहीं कर रहे हैं, उनका पटाक्षेप नहीं कर रहे हैं, उसको बेनकाब नहीं कर रहे हैं, उसका पर्दाफाश नहीं कर रहे हैं, उसका बचाव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यही मूल प्रश्न है कि हमारी आजादी के आंदोलन में जो लड़ाई हुई और जिस तरीके से बाद में हमारी व्यवस्था बनी, संविधान बना, जमीनों का भी बंटवारा हुआ, थोड़ा बहुत लोगों को थोड़ी बहुत रोजगार की भी सुविधा हुई। अब ये जो तथाकथित जातिवादी लोग हैं, ये सारे लोग नहीं है। मैंने आपको कहा कि जिस वक्त मनुस्मृति का दहन किया जा रहा था, मैंने जानबूझ के इस बात का जिक्र किया है कि नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे या ए बी चित्रे या सुरेंद्र नाथ टिप्पणीस तीनों ब्राह्मण थे, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के साथ मिलकर लड़ाई लड़ रहे थे जाति व्यवस्था के खिलाफ, मनुवाद के खिलाफ। और कहां लड़ रहे थे? जहां के स्वयं अध्यक्ष थे नगर पालिका के सुरेंद्र नाथ टिप्पणीस, अपनी ही व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं सुरेंद्र नाथ टिप्पणीस। वो कौन है? ब्राह्मण है। लेकिन आज ये जो तथाकथित कुछ लोग, जो जातिवादी लोग हैं, जो अपने आप को उच्च जाति कहते हैं, उच्च और नीच जाति कुछ नहीं होती है, ये स्वर्ण और आवरण कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ सोचने का विषय है। और ये जो लगातार हजारों सालों से जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, सत्ता कोई मतलब आज की हिंदुस्तान की सरकार नहीं, मतलब व्यवस्था पर कायम थे ये लोग,
और अगर धर्म ग्रंथों को निकाल कर देखो तो 2000-3000 साल का जो इतिहास ये बता रहा है कि लगातार इन्होंने कोशिश की है जातिवाद को जिंदा रखने की, क्योंकि इस व्यवस्था को वो इसी तरीके से चलाना चाहते थे। तो जो जैसा रोडू के अंदर हुआ, एक बच्चा जो सामान खरीदने गया दुकान के अंदर, दुकान में कोई नहीं था, तो घर चला गया बोलने कि दुकान से मैंने सामान लेना है और आप आइए, और घर में जब जाकर जो है अगर वो बरामदे के पिल्लर को या ईंट को या लकड़ी को छू देता है, जो कि अपने आप में जीवित है ही नहीं, उसमें जान प्राण ही नहीं है, एक निर्जीव चीज है वो, उसको छूने से ही अगर वो भ्रष्ट हो जाते हैं, तो भ्रष्ट वो उनकी मानसिकता है, उनकी सोच है, उनकी बुरी सोच है, उनका पिछड़ापन है, उनके मनुवादी मूल्य हैं, उनके सामंतवादी मूल्य हैं। तो होना क्या चाहिए था, इस बात के खिलाफ सबको इकट्ठा हो जाना चाहिए था। कैसे? जैसा मैंने उदाहरण दिया, 100 साल पहले जो है मनुस्मृति दहन में इकट्ठे हो गए थे सारी जातियां, चाहे उच्च जाति थी चाहे निचली जाति थी, तथाकथित, मैं तो कभी ऊंची नीची जाति की बात नहीं करता, और हमारी पार्टी भी समझदारी की नहीं है। हमारी पार्टी तो लगातार इस बात को कहती रही है कि इस देश के अंदर सबका समान अधिकार है और सबको बराबर अपना जो है जीवन जीने का अधिकार है। तो ये जो विषय हुआ बाद में रोडू में, जिन्होंने अत्याचार किया, जिन्होंने उत्पीड़न किया, जिन्होंने प्रताड़ना की, जिनकी प्रताड़ना के कारण उस बच्चे ने आत्महत्या कर ली। आप सोचिए, एक छोटा सा बच्चा 12 साल का आत्महत्या कर रहा है, कि क्या उम्र थी उसकी, और वो क्या इन सारी चीजों को समझता था। लेकिन आपने मजबूर कर दिया, क्योंकि आपने कहा कि ना केवल आपने दूषित किया मकान, बल्कि ये भी कह दिया कि बकरा देना पड़ेगा आपको फाइन के रूप में। अब बकरा ही खरीदना है तो मान लीजिए 30-35 हजार रुपया वो भी गया जेब से। जो गरीब लोग हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, जिनके पास अपना उस तरीके से घर नहीं है, वो कहाँ से ले आएंगे 30-35 हजार रुपया। इसी पीड़ा में उसने आत्महत्या की, बजाय इसके कि सारा समाज रोडू का, चढ़गांव का, उस इलाके का इकट्ठा हो जाता और उस बच्चे को न्याय की मांग करता। कुछ लोग, हालांकि हम ये समझते हैं ज्यादातर लोग अभी भी उस बच्चे के न्याय के साथ हैं, चाहे किसी भी जाति के हों, लेकिन कुछ तथाकथित लोग जो हैं वो रैलियां निकाल रहे हैं। और यही पूरी अवधारणा है स्वर्ण आयोग की भी, क्योंकि जितने बेनिफिट मिले हैं दलितों, पिछड़ों, वंचितों को, छोटा मोटा जो रोजगार मिला है, आप बताइए। बहुत सारे लोग बोलते हैं आरक्षण खत्म हो जाएगा तो जाति खत्म हो जाएगी। ये वैसा ही हो गया कि अगर कोई आदमी बीमार है तो उसकी बीमारी को दूर मत करो, दवाई खाना बंद कर देगा तो बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। आरक्षण तो दवाई है ना, बीमारी क्या है? बीमारी तो जातिवाद है। तो जातिवाद को तो आप खत्म करना नहीं चाहते हैं, बीमारी को आप खत्म करना चाहते हैं दवाई को, तो दवाई नहीं खाएगा तो मर ही जाएगा, जो थोड़ा बहुत जिंदा भी है। आपने देखा हरियाणा के अंदर क्या हुआ, एक डीजीपी रैंक के अधिकारी पर जो आरोप लग रहे हैं, एक बड़े अधिकारी के द्वारा, जिसने स्वयं बेचारे ने आत्महत्या कर ली पीड़ित होकर, उसकी पत्नी जो है वो आरोप लगा रही है। सही है सर, आपकी बात बिल्कुल। हमारे साथ सीताराम भाटिया जी जुड़े हैं। सर भाटिया जी, आप भी जी सर। विजेंद्र सर हाँ से कुछ सवाल करना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ आप जी भी कुछ सवाल करें विजेंद्र से। जी। मेहरा जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या भारत को अखंड बनाए रखने के लिए क्या जाति छोड़ो आंदोलन शुरू करेंगे आप? क्योंकि आप वैसे भी हमारे हिमाचल के अंदर जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी मेहरा जी। तो मानसिकता की धार को ही मोड़ना चाहते हैं, तो ये ये अपने आप में बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। सही है सर, आपकी बात। थोड़ा सा सिग्नल थोड़ा वीक था, थोड़ी सी आपकी बात पूरी नहीं आई। मेरी आवाज आ रही है सर मेहरा साहब आपको? लगता है मेहरा साहब को हमारी आवाज नहीं जा रही। हमारे साथ दलित शोषित मुक्ति मोर्चा के से जुड़े हैं आशीष कुमार। आशीष कुमार जी, आपका स्वागत है हमारे मूकनायक चैनल पर। आशीष कुमार, जितने में उनका सिग्नल क्लियर होता है, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जो अभी सीपीएम जो है फिर से एक ऐसी इस तरह का मूवमेंट हुआ है, लोगों को एक उम्मीद जगी है। वार्ड मेंबर को थप्पड़ मार दी थी, तो सीपीआईएम के लोगों ने उस पर स्टैंड लिया था। और आज से नहीं है, जब से सीपीआईएम काम करी है। सीपीआईएम का जो विचार है, मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि सीपीआईएम ने सिर्फ ना केवल भाषणों के अंदर, ना केवल अपने घोषणा पत्र के अंदर, बल्कि जब जब भी मौका मिला है, जब जब भी उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने की बात आई है, तो अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता को दोहराते हुए सीपीआईएम ने स्टैंड लिया है। और इसके साथ साथ अभी आर्टिकल 15 की आपने बात करी, आर्टिकल 17 जो छुआछूत को का विरोध करता है कि छुआछूत समाप्त हो गई है, लेकिन इन चीजों को लागू करने के लिए तो आंदोलन होंगे,
और जो देश के संविधान को जो पार्टी मानती है, जो उसको अक्षरशः लागू करने की कोशिश कर दी है, तो निश्चित रूप से उस संविधान के अनुरूप वो आंदोलन भी करेगी, और सीपीआईएम ने ये करके दिखाया है। आज जो हम मनुवादी सोच की बात कर रहे हैं, या ब्राह्मणवाद की बात कर रहे हैं, या आरक्षण की जो हम बात कर रहे हैं, आरक्षण की जब हम बात कर रहे हैं, जैसे ब्राह्मणवाद क्या है, आज एक भी बहस समाज के अंदर छिड़ गई है। हमारे भी सोशल मीडिया में अलग अलग तरह के पोस्ट आएंगे, आप ब्राह्मण क्या विरोध कर रहे हैं, जाति का विरोध कर रहे हैं। ब्राह्मण का विचार क्या है, अभी मेहरा जी ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में क्लियर किया है। ब्राह्मणवाद एक विचार है, वो जाति नहीं है। ब्राह्मण क्या है कि जो श्रम, ज्ञान और सत्ता पर एक ही वर्ग का एकाधिकार रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते। जब से देश के अंदर संविधान लागू है, आरक्षण आया है, आरक्षण के लागू होने से कुछ लोग डॉक्टर बनना शुरू हुए, कुछ लोग क्लेरिकल में आए। उस प्रतिशतता उस स्तर पे तो नहीं पहुंची है, लेकिन जब जब लगा है कि जो मनुवादी लोगों को लगा कि शायद आरक्षण की वजह से हमारे वर्चस्व थोड़ा हिल रहा है, वर्चस्व में थोड़ा डगमगा रहा है, तो उस वर्चस्व को तोड़ने के लिए ये चाहे स्वर्ण आयोग के नाम पे लोग खड़े हो जाते हैं, वो आए। और जो रोडू के अंदर अभी आप बात कर रहे थे, जो बच्चे ने आत्महत्या करी है, आप विरोध कर रहे हैं। मान लो अभी एट्रोसिटी एक्ट का, मैं कल भी एक वीडियो देख रहा था कि एट्रोसिटी एक्ट का मिसयूज होता है। एट्रोसिटी एक्ट का मिसयूज नहीं होता, इस व्यवस्था के अंदर अब लोगों ने एट्रोसिटी एक्ट को समझना शुरू किया है जब से सोशल मीडिया आया है। और खासकर ये क्रांतिकारी परिवर्तन जिंदान हत्याकांड के बाद, हम तो सीपीआईएम का धन्यवाद करना चाहेंगे कि जिंदान हत्याकांड के बाद जो जिंदान के को न्याय मिला है, उसकी उनकी डेड बॉडी को वहां जलाने की परमिशन मिली। वहां भी यही हुआ था ना कि राकेश सिंह आएगा या सीपीआईएम के कोई नेता आएगा, हम डेड बॉडी को नहीं जलने देंगे। लेकिन राकेश सिंह या सीपीआईएम ने दलित वर्ग के अंदर वो कॉन्फिडेंस पैदा किया है कि दलित वर्ग अगर अपनी लड़ाई लड़ेगा तो इस जो शोषणकारी व्यवस्था को बदला जा सकता है। तो उस रोडू के अंदर जो राकेश सिंह और संजय चौहान गए, वो राकेश सिंह और संजय चौहान का नहीं विरोध था, वो विरोध था उनके विचार का, क्योंकि उनके रूढ़िवादी दीवार को धक्का देने की कोशिश की, वर्चस्व को हिलाने की कोशिश की। जब मनुवादियों ने, जो रूढ़िवादी लोगों ने अपने वर्चस्व को हिलते देखा, तब वो सिंघा साहब का या वो उनके मुर्दाबाद के या आरक्षण के मुर्दाबाद के नारे लगने शुरू हुए। तो ये एक प्रक्रिया है और सीपीआईएम ने हमेशा इसके विषय में स्टैंड लिया है। तो सीपीआईएम का पूरे हिमाचल प्रदेश में हम धन्यवाद करते हैं। और अंत में क्या, जब मैं इस विषय को अगले सवाल से पहले इसमें एक चीज जोड़ना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग के जो लोग हैं, दलित लोग हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में बंटे, कोई वाल्मीकि सभा, कोई कोली समाज, कोई युवा कोली समाज, उनको आज अपना दोस्त और दुश्मन ये डिसाइड करना है कि उन कौन सी पार्टी उनकी अच्छी दोस्त हो सकती है, उनके मुद्दे उठा सकती है। और उनको भी चाहिए, उस वर्ग को भी चाहिए, खासकर दलित वर्ग को भी चाहिए कि अपना दोस्त और दुश्मन समझे और उस पार्टी के साथ खड़े हों, संघर्ष में शामिल हो, ताकि इस लड़ाई को और तीखा किया जा सकता है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ये तो आपका एक राजनीतिक चीज है, वो आप खुद डिसाइड करें कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन आपके साथ जुड़ेगा और आप कितना संघर्ष करते हैं, धरातल पर कितना आपका जो कार्य दिखाई देता है, वो आपकी पार्टी वो डिसाइड करेगी। मैं सीधा मेहरा जी से एक सवाल, वाजिब सवाल ये पूछना चाहता हूँ। मेहरा सर, मैंने आपके जो सिंघा साहब है उनसे एक सवाल पूछा था कि आप भी लगभग 2-3 बार विधानसभा पहुंचे हैं, वहां पर बिल क्यों नहीं ला रहे हैं? पर सिंघा साहब ने मुझे एक जवाब दिया, बहुत बढ़िया जवाब दिया कि जिस तरह से सती प्रथा खत्म हुई है, संघर्ष किया है लोगों ने उसके लिए, बहुत सारे संघर्ष करने पड़े और सती प्रथा आज इस देश के अंदर नहीं है, वरना आज महिलाओं को पता नहीं किस स्थिति में हमारी महिलाएं होनी थी। उसी तरह से हमारे, जब मैंने ये सवाल सिंघा जी से पूछा कि उन्होंने ये कहा कि एक जन आंदोलन की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर जाति प्रथा जैसी एक कलंक है पूरे भारत के लिए, पूरे भारत की सोसाइटी के लिए, अगर इसको एबोलिश करना है, इसको खत्म करना है, तो हमें जन आंदोलन की बहुत बड़ी जरूरत है। तो मेहरा साहब, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपकी किस तरह की प्लानिंग और स्ट्रेटेजी बनेगी आने वाले दिनों में कि हम इसको एक खत्म करें? देखिए, अभी आपने एक जिक्र कर दिया सती प्रथा का ही, तो मैं उसी बात से शुरू कर देता हूँ। सती प्रथा पर 1833 में लॉर्ड विलियम वेंटिक ने ऐसे कानून नहीं बनाया था। उससे पहले ब्रह्म समाज ने एक आंदोलन लड़ा था पूरे देश के अंदर, राजा राममोहन राय की अध्यक्षता में, और देश की जनता ने एक बड़ा आंदोलन किया था कि सती प्रथा पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन कानून बनने के बाद भी क्या समस्याएं खत्म हो जाती हैं? अगर सती प्रथा खत्म हो गई होती
तो 1986 में क्या हुआ था राजस्थान के अंदर, जब रूप कंवर को जलाया गया था बिल्कुल बिल्कुल। और महिमा मंडन किया गया था 150 साल हम्म, बाद कानून बनने के। हम्म, इसीलिए ये प्रश्न जो है बड़ा समग्र प्रश्न है। मैंने शुरुआत में जब बात की थी कि एक तरफ जनता की चेतना को बढ़ाना पड़ेगा, सोच को बढ़ाना पड़ेगा, दूसरी तरफ कानून भी बनाने पड़ेंगे और तीसरी तरफ कानून को लागू करने के लिए आंदोलन भी करने पड़ेंगे। अब बताइए, आरक्षण का एक हमारे देश के अंदर प्रावधान है ना, संवैधानिक प्रावधान है, छुआछूत को रोकने का एक प्रावधान है, जीने का अधिकार है, समानता का अधिकार है, भेदभाव का अनुच्छेद है पूरा संविधान के अंदर लिखा गया। लेकिन सही है। उसके लगभग आज 75 साल बाद भी क्या हो रहा है इस देश के अंदर, उन अधिकारों को चुनौती दी जा रही है। तो इन अधिकारों को चुनौती देने वालों को अगर रोकना है या रूढ़ियों को पीछे धकेलना है या बुरी प्रथाओं पर रोक लगानी है, कुप्रथा को रोकना है, उसके लिए जनता के आंदोलन भी बड़े महत्वपूर्ण है। नहीं तो क्या होगा, अगर जनता जो है आंदोलन नहीं करेगी तो निश्चित तौर से जो कानून हैं भी उनको भी खत्म कर दिया जाएगा, नए किस्म के कानून आ जाएंगे। और कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले समय में आप ये भी सुन लें या आपको ऐसा सुनने में मिल जाए कि SC ST आयोग के साथ स्वर्ण आयोग भी बन गया। हालांकि हिमाचल सरकार ने एक सामान्य जाति आयोग तो बना ही दिया है, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय ये। और कल को जो है तब जो है महिला आयोग के साथ पुरुष आयोग भी बनना शुरू हो जाएंगे और दूसरे आयोग भी बनना शुरू हो जाएंगे। तो मूल प्रश्न ये है कि इन प्रथाओं को या इन गलत चीजों को या रूढ़ियों को रोकने के लिए एक तरफ लड़ाई जो है संसद और विधानसभाओं के अंदर भी होगी, कानून भी बनाने पड़ेंगे, कानूनों की रक्षा भी करनी पड़ेगी, उनको सख्ती से लागू भी करना पड़ेगा। लेकिन ये सारा काम तो तब नहीं होगा जब तक कि जनता जो है वो खुद चेतनशील नहीं होगी, खुद वो जागृत नहीं होगी, खुद उसमें सोच की एक उत्पत्ति नहीं होगी। और हमारी पार्टी जो है CPIM, वो लगातार, अगर आप याद कर पा रहे होंगे तो जिस वक्त ये मंडल आयोग आया था, OBC को आरक्षण देने का सवाल आया था देश के अंदर VP सिंह की सरकार में, तो उस वक्त तो कांग्रेस भी उसके खिलाफ थी, बीजेपी भी उसके खिलाफ थी। हमारी पार्टी ने तो उस वक्त भी खुल के पोजीशन ली थी कि SC ST OBC या दलित पिछड़े वंचित जितने हैं इनको सुरक्षा मिलनी चाहिए, इनको आरक्षण मिलना चाहिए। और देखिए बड़ी मजेदार बात क्या है, ये जो आज ये कहते हैं कि SC ST एट्रोसिटी एक्ट का दुरुपयोग होता है, ये कभी भी ये नहीं कहते हैं कि हम अत्याचार करते हैं दलितों पर, पिछड़ों पर, वंचितों पर। आप बताइए ना, 100 में से आप उदाहरण उठा लीजिए, अगर 100 उदाहरण, आपको एक उदाहरण गलती से अगर मिल जाए जहां जो है दलित पिछड़े वंचितों ने दूसरों के साथ गलत कर दिया, 99 उदाहरण तो ये नहीं कहते हैं ना जो प्रभावशाली लोग हैं। और वो सारे नहीं है करने वाले। मैं फिर कह रहा हूँ कि सारे जो तथाकथित उच्च जातियां हैं या जिनको स्वर्ण कहा जा रहा है, ये सारे के सारे लोग बुरे थोड़ी हैं। अगर बुरे होते तो क्या ड्राफ्टिंग कमेटी में क्या दलित ही थे सारे? क्या कॉन्स्टिट्यूशन की, क्या कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में क्या सारे दलित ही थे क्या? या देश की ये जाति प्रथा के उन्मूलन के लिए जो आंदोलन हुए हैं, क्या वो सारे दलितों ने ही लड़े हैं? दलितों की एक प्रमुख भूमिका रही, उनके नेताओं की प्रमुख भूमिका रही, लेकिन उनके साथ सहयोग दूसरे लोगों का भी रहा। तो हमारी पार्टी का सीधा मानना यह है कि ये जिस तरीके से सारी कारगुजारियां हो रही हैं, इसके पीछे एक पूरा सिस्टेमिक एजेंडा है, पूरा एक संस्थागत एजेंडा है। और ये वो एजेंडा चलाना चाहते हैं जो कभी बर्दाश्त ही नहीं कर पाए कि किस तरीके से ये देश आजाद हो गया और एक संविधान बन गया जिसने बराबरी का अधिकार दे दिया। वो अभी भी इसी मानसिकता के शिकार हैं कि जो पिछड़े हैं, दलित हैं, वंचित हैं, वो उनके गुलाम हैं। और अगर वो गुलामी स्वीकार कर लें तो उनको अच्छा लगेगा, और अगर वो अपने अधिकार के लिए लड़ लें तो ये कहा जाएगा कि ये तो जो है अपना सर उठा रहे हैं या हमारे को आंखें दिखा रहे हैं। ये आंख दिखाने का प्रश्न नहीं है, ये बराबरी का आंख से आंख में बात करने का प्रश्न है। तो इसलिए इन सारे विषयों को हमारी पार्टी उठाती रही है और ये बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है। और हिमाचल के अंदर आने वाले समय में भी हम तो जनता से ये अपील करेंगे, जनता शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, सिर्फ दलित संगठन नहीं, दलित संगठन तो इसमें भूमिका निभाएंगे ही, लेकिन जनता से अपील है, जितने भी सारे सामाजिक संगठन हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं या बुद्धिजीवी हैं या कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कोई सिटीजन फोरम्स हैं या सिविल लिबर्टी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे हमारी ये रिक्वेस्ट है। हिमाचल एक पढ़ा लिखा राज्य है, इसने सोशल इंडेक्स में बहुत ज्यादा नाम कमाया हिंदुस्तान के अंदर। शिक्षा में हम बहुत अव्वल रहे, रोजगार में एक समय में हम बहुत अव्वल रहे, स्वास्थ्य हमारा दूसरों के मुकाबले अच्छा रहा, दूसरे प्रदेशों के मुकाबले। हमारे प्रदेश को अनेकों अवार्ड मिले, डायमंड अवार्ड तक भी मिले इन सामाजिक प्रश्नों को लेकर। तो ऐसे प्रश्नों
को अगर ऐसे समय में जब ये सारी चीजें हमने उपलब्धियां हासिल की और ऐसी बुरी चीजें होना शुरू हो जाएंगी हिमाचल के अंदर, और जो बुरी चीजें हो रही हैं उसके खिलाफ आंदोलन होने के साथ साथ उस आंदोलन को खत्म करने के लिए जो ऐसे शोषण करता हैं या जो इस तरीके के जातीय दंभ रखने वाले लोग हैं या प्रभावशाली लोग हैं या अत्याचारी लोग हैं, उनके साथ ही अगर लोग खड़ा होना शुरू कर देंगे तो हिमाचल कहाँ रहेगा। हिमाचल की तो पूरी मूल भावना ही नष्ट हो जाएगी, जो हिमाचल को बनाने की एक पूरी सोच थी और हिमाचल के अंदर जो पूरा एक सरोकार था सामाजिक, वो नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए इसमें एक समग्रता से काम करने की आवश्यकता है आने वाले समय में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। ये हमारा आज का जो ये इस तरह की बातचीत जो कि अभी समाज में होनी बहुत जरूरी है और इस पर डिस्कशन आना बहुत जरूरी है। बहुत सारे पाखंडवाद है, अब मैं डायरेक्टली सीधा कहता हूं कि बहुत सारे पाखंडवाद हैं जिसमें लोग फंसे हैं और इसी वजह से ट्रैप होते हैं लोग उनमें। सर आज हमारे साथ दलित शोषित जो मुक्ति मोर्चा से आशीष कुमार जुड़े और हमारे साथ विजेंद्र मेहरा जी जुड़े। और मैं चाहता हूं कि सीपीआईएम जो ये काम कर रहे हैं, जो एक ऐसा काम लोग कहते हैं सर कि राजनीति कर रहे हैं लोग कहते हैं कि इस तरह की राजनीति हो रही है, लोग कह रहे हैं कि दलितों की राजनीति हो रही है, शोषितों के लिए राजनीति हो रही है। मैं कहता हूं कि इसी तरह की राजनीति होनी चाहिए। आप जब भी हमारे साथ और अभी मैं चाहता हूं कि हमारे साथ और जुड़े सर, आप बहुत बहुत सारा मंथन हमने इन चीजों पर करना है सर, और ये चीजें लोगों के सामने आप जैसे जो लोग हैं, आप जैसे जो रिसर्च करते हैं, जरूर मैं चाहता हूं कि जनता जरूर जागेगी और इस चीजों को समझेगी। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सर।